बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The work for day 2, वर्क फॉर डे 1 के अंदर लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया स्टूडेंट सेट को, उसकी डिफरेंट टाइप, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को, और हाउ टू फाइंड द प्रॉपर सबसेट, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस किया। आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.1 को प्रॉपरली सॉल्व करने जा रहे हैं। वेरी इजी एक्सरसाइज। अगर आपको कल का लेक्चर क्लियर है तो ये आज की एक्सरसाइज बहुत इजी होगी आपके लिए। आपने कल जो किया प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का मेथड, उसके लिए स्टूडेंट उसी लेक्चर को, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम आपको एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा कि आपने प्रॉपर सबसेट ठीक बनाए कि नहीं, कि जो उसके अंदर सेट बने वो ठीक है कि नहीं। स्टूडेंट उसके लिए फॉर्मूला आज आपको सिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन, ताकि जब वो आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो हर वो क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो फॉर्मूले पे आपकी ग्रिप हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 स्टूडेंट्स ओपन करें पेज नंबर 4 के ऊपर। राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि आपने इसके सबसेट को फाइंड करना है। पहला है स्टूडेंट एम्प्टी सेट। हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट आपके पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का आपने सबसेट फाइंड करना। लास्ट टाइम आपको जब सबसेट निकालने, जब सबसेट फाइंड करने का आपको मेथड बताया गया, तो आपको एक बात बताई गई थी, अगर आपको याद हो, क्या कि एम्प्टी सेट का, जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है। यानी कि जब भी आपने सबसेट बनाना है स्टूडेंट, आपने उसके लिए एम्प्टी सेट लाजमी लिखना है। जब भी आपने सेट बनाना है स्टूडेंट, आपने उसका एम्प्टी सेट लाजमी लिखना है। अगर आप देखें पेज नंबर 4 के ऊपर, हाँ जी, आपने जब इसका सबसेट बनाना है, एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा स्टूडेंट? ऑब्वियसली एम्प्टी सेट। बस ये इसका सबसेट बन गया। एम्प्टी सेट का जो सबसेट होगा वो यही होगा ना एम्प्टी सेट, कि एम्प्टी सेट तो लाजमी आना ही आना है। उसके बाद आगे ना कोई एलिमेंट है ना कुछ, तो इसको हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। दिस इज आवर आंसर। ऐसा सेट जो कि सिर्फ एम्प्टी होगा, उसका कोई भी सबसेट नहीं बनेगा एक्सेप्ट एम्प्टी सेट के, क्योंकि एम्प्टी सेट इटसेल्फ क्या है? सबसेट है। उसके बाद है स्टूडेंट 1, उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ रहा है 1, का सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन। वन का आपने सबसेट बनाने कैसे? सबसे पहले क्या आएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद 1 और बात खत्म। क्योंकि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होते, पहले हम सिंगलटन सेट बनाते, एक एक करके लिखते, फिर हम दो दो करके लिखते, फिर हम तीन तीन करके लिखते। ये ऑलरेडी सिंगलटन सेट है, तो एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट के बाद फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा और ये वैल्यू खत्म। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ए और बी, थर्ड पार्ट इसका है आपके पास। ए और बी, इसके आपने सबसेट फाइंड करना, सॉल्यूशन।
सबसे पहले स्टूडेंट आएगा एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट यानी कि ए, फिर आएगा एलिमेंट बी, फिर आपने इनको कंबाइन करके लिख देना है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ये थे सबसेट, ये थे सबसेट। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। Write all the proper subset of the following sets. Question number 2. First part. पहले स्टूडेंट आप ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लें ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप इसको नोट कर लें, या फिर आप ऐसा करें इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप इनको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वैल्यू है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सोल्यूशन ए। चले इसका पहले हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, ताकि आपको फर्क पता लगे कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, सेकंड पार्ट इसका है 0 1। हाँ जी, इसकी आपने बनाना है प्रॉपर सबसेट, नॉट अ सबसेट। मेथड वही है जो सबसेट का मेथड है। स्टूडेंट आपने 0 1 का बनाना है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए स्टूडेंट उसका मेथड वही है जो कि है इम्प्रॉपर सबसेट का, जो सबसेट का आपने सिंपल फाइंड करना है। लेकिन इसमें फर्क क्या, सबसे पहले आप क्या लिखते थे, एम्प्टी सेट लिख दिया आपने, एम्प्टी सेट। फिर आपने सिंगलटन सेट बनाना है यानी कि 0 और 1। अच्छा, उसके बाद अगर ये सबसेट होते तो आप 0 1 को कंबाइन करते थे। प्रॉपर सबसेट के अंदर स्टूडेंट आपने वे वाला सेट कंबाइन नहीं करना, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहां पे देखिएगा, ये थे 2 एलिमेंट्स का सेट। पहले सबसेट और प्रॉपर सबसेट में फर्क देख लीजिएगा। पहले एम्प्टी सेट, बिल्कुल यहां पे भी एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट लिखा, यहां पे भी सिंगलटन सेट, यहां पे हमने एंड पे कंबाइन कर दिया। प्रॉपर सबसेट के अंदर स्टूडेंट आपने कंबाइन नहीं करना। दिस इज द प्रॉपर सबसेट एंड दिस इज अ सबसेट। ये सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट है, ये बात है मेरे के। प्रॉपर सबसेट के अंदर आपने कंबाइन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 1 2 3, थर्ड पार्ट। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन 1 2 3 के ABC, आई थिंक 1 2 3 एग्जैक्टली 1 2 3। सबसे पहले आप बनाएंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट बनेंगे 1 2 और 3। उसके बाद स्टूडेंट कंबाइन हो गए 2 एलिमेंट्स को, 1 2 और फिर 1 3। पहले 1 2 फिर 1 को 3 के साथ, 1 के साथ दोनों एलिमेंट्स हो गए, फिर 2 को 3 के साथ। उसके बाद स्टूडेंट ये यहां पे रुक जाएगा। अब हम तीनों को कंबाइन करके नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर सबसेट, नॉट अ सबसेट। अगर वो सबसेट कहता तो फिर हम एंड पे कंबाइन भी कर देते थे 1 2 3। अब स्टूडेंट ये सारे इसके क्या है, सबसेट है। लेकिन जब वो कहेगा प्रॉपर सबसेट तो हमने ये कंबाइन करके नहीं लिखना, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको स्किप करवाया, अब करवा रहा हूं। पार्ट नंबर 1, सॉल्यूशन ए। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एम्प्टी सेट बस, और यही इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब हम लोगों ने इसका सबसेट नहीं बनाना, क्योंकि अगर सबसेट बनाना होता तो हम साथ क्या लिखते, ए बी। क्यों? मैंने आपको पहले कहा है जो प्रॉपर सबसेट के अंदर है वो क्वेश्चन वाला सेट नहीं आता, लेकिन जो सबसेट होते हैं उसके अंदर दोबारा हम वही बना देते हैं। सबसेट के अंदर हम दोबारा वही बना देते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट के अंदर हमने दोबारा वो नहीं बनाना। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर सबसेट।
क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट फाइंड द सबसेट एंड क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है, कैसे इसके एक सिर्फ स्टेप पे एक पॉइंट है जहां पे फर्क आना है कि अगर सबसेट है तो वही सेट दोबारा लिख दिया जाएगा जो क्वेश्चन के एंड पे, अगर वो प्रॉपर सबसेट है तो उस सेट को दोबारा नहीं लिखा जाएगा। बस ये फर्क है इनमें प्रॉपर सबसेट में और सिंपल सबसेट में। जी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। नाउ जो अब हम करने जा रहे हैं वो है पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट पावर सेट। हाँ जी स्टूडेंट पावर सेट पहले किसका बनाना है, -1 और 1 का, -1 और 1 का पावर सेट बनाना है। जी स्टूडेंट इसका पावर सेट पहले इसके तमाम सबसेट लिखिएगा स्टूडेंट, प्रॉपर सबसेट नहीं मैं कह रहा, सबसेट लिखने का तरीका आपको बताया क्या। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एम्प्टी, फिर आएगा सिंगलटन सेट यानी कि -1, फिर आएगा 1। स्टूडेंट यहां तक तो ये बन गए प्रॉपर सबसेट। बात मैं कर रहा हूं कि आपने जब भी पावर सेट बनाना है तो सबसेट बनाना है। सबसेट जब भी मैंने कहा तो इसका मतलब है जो लास्ट वाला होगा सेट वो भी लिखा जाएगा -1 और 1। ये इसके सबसेट बन गए। जब सबसेट बन जाए तो स्टूडेंट स्टार्ट और एंड पे एक कर्ली ब्रैकेट और लगा दीजिएगा, दिस इज अ पावर सेट। ये क्या बन गया, पावर सेट। इसका मतलब है पावर सेट की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा सेट, ये एक सेट है, ऐसा सेट जो कंसिस्ट करता है सबसेट के ऊपर ऑफ द गिवन सेट, ऐसा सेट जो एग्जिस्ट करे, कंसिस्ट करे किसके ऊपर, सबसेट के ऊपर, किसके, गिवन सेट के, उसको क्या नाम दिया जाता है, पावर सेट। इसकी एग्जांपल एक और करते हैं, ए बी सी। सेकंड पार्ट ए बी सी। जी स्टूडेंट आपने इनके पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट बनाने का तरीका सबसे पहले तो सबसेट बनाए ना, एम्प्टी सेट आएगा, फिर स्टूडेंट सिंगलटन सेट ए, फिर बी, फिर सी, सिंगलटन सेट आ गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट दो के एलिमेंट, दो सेट्स का बनेगा, दो एलिमेंट्स का सेट बनेगा ए और बी, फिर आपके पास आएगा ए और सी, फिर आएगा आपके पास बी और सी, एम्प्टी सेट भी आ गया, सिंगलटन सेट भी बन गए, टू एलिमेंट्स के सेट भी बन गए। अब 3 का कंबाइन कर देंगे हम, ए बी सी। हाँ जी ये सब सेट्स बन गए इस सेट के। उसके बाद स्टूडेंट स्टार्ट और एंड पे आप एक कर्ली ब्रैकेट भी लगा देंगे, दिस कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट्स दैट दिस इज द पावर सेट, दिस इज द पावर सेट। स्टूडेंट पावर सेट भी आपको फाइंड आउट करना है, होपफुली आगे होंगे, सबसेट का भी पता लग गया होगा और प्रॉपर सबसेट का भी फर्क पता लग गया होगा। अब नाउ पेज नंबर 3 ओपन करें, जो लास्ट पे मैंने एक डेफिनेशन आपको स्किप करवाई, दैट इज अ पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन मैं रीड करता हूं, देखिएगा स्टूडेंट, अ सेट कंसिस्टिंग of all possible subsets of a given set A is called the power set of A and it is denoted by P of A। इसको आप किस तरह लिखते हैं, P of A, कि ऐसा सेट जो कंसिस्ट करे किसके ऊपर, सबसेट के ऊपर, किसके, गिवन सेट के सबसेट के ऊपर जो सेट कंसिस्ट करता है उसको पावर सेट कहते हैं। अब स्टूडेंट ये फाइंड करना कि आपने सबसेट सही फाइंड किए या नहीं, कि पावर सेट सही फाइंड किए कि नहीं। तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिएगा, उसका फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास होता है 2 की पावर n।
2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने देखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहां पे 0। ये फॉर्मूला है फॉर सबसेट एंड पावर सेट का, फॉर सबसेट एंड पावर सेट का, नॉट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का ये फॉर्मूला नहीं है, 2 की पावर n है फाइंड करने का, किसका, सबसेट और पावर सेट का। हाँ जी, n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है n इनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पे अगर देखना, आपने देखना है कि इसके पावर सेट सही फाइंड आउट हुए कि नहीं हुए, तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0। कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब n क्या है, 0। तो 2 की पावर 0 क्या आंसर है, 1। तो देखिए एक ही सबसेट बना। यहां पे देखिएगा 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 है। ये देखिएगा यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 की पावर n, n कितने हैं, 1। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो देखिए 2 ही सबसेट नहीं बने। यहां पे देखते हैं 2 है, यानी कि यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 2, n से बड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्टूडेंट, यहां पर 2। तो 2 की पावर 2 कितने बने, 4। तो 1 2 3 4, देखिए 4 सबसेट बने कि नहीं बने। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट ठीक बनाए आपने के नहीं बनाए। ये भी 2 हैं, सॉरी ये तो प्रॉपर सबसेट है इसके। यहां पे देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये फॉर्मूला प्रॉपर सबसेट के अंदर नहीं एप्लीकेबल। किसके ऊपर है, सिर्फ सबसेट के ऊपर और पावर सेट के ऊपर। यहां पे देखिएगा 2 की पावर 3, फॉर्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, यानी कि 8 सबसेट बनने चाहिए। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही सबसेट बने। इसका मतलब ये आपका मेथड बिल्कुल ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, इट इज फॉर दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू। एमसीक्यूज के मुताबिक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल पेपर में आपको एक सेट दे दिया जाए, एक आपको पेपर में सेट दे दिया जाए, क्या, ये देखिए मैं कह देता हूं एक सेट ए है 1 2 3 4। बताए इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, कितने इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। तो फॉर्मूला याद रखिएगा 2 की पावर n। एमसीक्यू में ऑप्शन मैं नीचे दे देता हूं, 4, एक ऑप्शन बी में दे देता हूं 8, सी ऑप्शन में दे देता हूं 16, डी ऑप्शन में दे देता हूं 20। आपने बताने कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। एक तो ये मेथड कि आप इसके सबसेट्स बनाएं, पहले एम्प्टी सेट लिखे, फिर सिंगलटन सेट लिखे, फिर 2 2 करके लिखे, फिर 3 3 करके लिखे, एन पे कंबाइन करके लिखे। यह तो ये सारा प्रोसीजर से गुजारे। या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने जहन में रखना क्या था, आप जहन में रखिएगा कि 2 की पावर n। 2 की पावर n का क्या मतलब है, n से बड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट। 2 फॉर्मूले का 1 2 3 4, n कितने हो गए 4। तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है 16। तो आप किस पे टिक करेंगे, इसके एलिमेंट्स कितने हैं 16, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं इसके 16। ये फॉर्मूले की एप्लीकेशन ये है इन एमसीक्यू कि जब एमसीक्यूज में एक सेट दे दिया जाए आपको और कहा जाए कि बताएं इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 2 की पावर n। n क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहां पे 4 n की वैल्यू यहां पे 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है स्टूडेंट 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इज 2 की पावर 16। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और फॉर्मूला आपको बताया गया फॉर फाइंड द सबसेट एंड पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तक कंप्लीट और बाद में इसको नोट
कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास एक्सेस ऑपरेशन ऑन अ सेट। हाँ जी, ऑपरेशन ऑन अ सेट। ऑपरेशन सेट के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं स्टूडेंट, इस तरह जैसे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस 4 हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसी तरह स्टूडेंट सेट के ऊपर भी ऑपरेशंस होते हैं। सेट के ऊपर अब प्लस माइनस नहीं होता, सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कहा जाता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस यानी कि माइनस, और एक होता है मल्टीप्लीकेशन जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। ये आप डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कि हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ द टू सेट्स, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये आप करेंगे 10th क्लास में। यानी कि आपके लेवल पे सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस है। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के टू सेट्स के दरमियान यूनियन को कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, और डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक अब जो है वो है ऑपरेशन ऑन अ सेट। ऑपरेशन ऑन अ सेट्स। जी स्टूडेंट, ऑपरेशंस ऑन अ सेट कौन कौन से मैंने आपको बताया? 4 ऑपरेशंस मैंने आपको बताया जो सेट्स के ऊपर होते हैं। ए को कहते हैं यूनियन, ए को कहा जाता है स्टूडेंट इंटरसेक्शन, इसको डिफरेंस कहेंगे, और जो मल्टीप्लीकेशन की जाती है इसको कहा जाता है स्टूडेंट यूनियन, इसको कहा जाता है स्टूडेंट इंटरसेक्शन, इसको कहा जाता है डिफरेंस, और इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने आपको इसका नाम बता दिया, लेकिन इस चीज की डिस्कशन आप 10th क्लास में करेंगे। ये तो ऑलरेडी 10th में है ही है, लेकिन इस चीज की डिस्कशन आप 10th क्लास में करेंगे, और ये आपके लेवल पे 8th लेवल, ये आपके लेवल पे अभी डिस्कशन हम इसको करेंगे। यानी कि जो हम आज इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो हम 3 ऑपरेशन सीखेंगे सेट के ऊपर, वो एक यूनियन होगा, एक इंटरसेक्शन होगा, और एक डिफरेंस होगा। वैसे मैंने आपको बात बता दी कि टोटल सेट के ऊपर कितने ऑपरेशन होते हैं? 4। कौन कौन से? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये आप 10th क्लास में सीखेंगे। आपके लेवल पे ये 3 है, इन 3 की डिस्कशन है, हम ये काम करेंगे। जी स्टूडेंट, 7th क्लास, इसके बारे में थोड़ा बस आपको बता दूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम लोग जो वर्क फॉर डे 3 के अंदर होगा, प्रॉपर क्वेश्चन हम इस बुक के रिलेटेड उस डे वर्क फॉर 3 के अंदर करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, ताकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आए तो आपको पता हो कि इनका इंट्रोडक्शन हो चुका हुआ। यूनियन टू सेट्स का कैसे फाइंड होते हैं कि उनके तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखने। जी, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, आपने उनके दरमियान यूनियन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्या मेथड होगा कि आप दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख दें। अगर कोई एलिमेंट्स रिपीट भी हुआ तो आपने रिपीट नहीं करना, आपने उसकी रेपिटेशन नहीं करनी, आपने बस सेट को कंबाइन करके सिंगल में लिख देना। फॉर एग्जांपल, एक सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह बी सेट है आपके पास 2 3 4 5 9 10। तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 9 और 10। अब इसमें 2 3 4 रिपीट हुआ, लेकिन आपने जब यूनियन में लिखना है तो रिपीट कर नहीं लिखना। प्रॉपर इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन है आप वो फाइंड आउट कर ले, जो कॉमन एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल, ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5,
और बी सेट है आपके पास 2 3 7 9, तो कॉमन क्या हो गया आपके पास 2 3, क्योंकि 2 3 ए में भी है 2 3 बी में भी है, इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। उसके बाद स्टूडेंट डिफरेंस आपको पता है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब जो ए के एलिमेंट बी में नहीं होंगे उनको ए माइनस बी कहा जाता है। बी माइनस ए का मतलब जो बी के एलिमेंट ए में ना हो, उस वो जो मेथड होता है डेट इज अ बी माइनस ए। स्टूडेंट आज का टॉपिक हमने क्या क्या किया, हमने सीखा हाउ टू फाइंड अ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, कि एक सेट गिवन हो हम उसके सबसेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आपको करना सिखाया। फिर हमने सीखा हाउ टू फाइंड अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट अगर एक सेट गिवन तो उसके प्रॉपर सबसेट कैसे बनाने, मैंने आपको डिफरेंस बताया सबसेट और प्रॉपर सबसेट के। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया पावर सेट। हमने सीखा हाउ टू फाइंड अ पावर सेट, कि पावर सेट ऐसा सेट होता है जो कंसिस्ट करता है तमाम सबसेट के ऊपर, यानी कि जब सबसेट आप निकाल लें तो उसके स्टार्ट में और एंड पे एक कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट और लगा देंगे तो वो पावर सेट बन जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं लगाएंगे तो वो सबसेट होंगे। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको फॉर्मूला बताया टू फाइंड द सबसेट एंड पावर सेट ऑफ द गिवन सेट के 2 की पावर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट जो मैंने एक आपको जो वर्क फॉर डे 3 के अंदर जो काम करना है उसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया कि हमने ऑपरेशंस ऑन अ सेट डिस्कस करने। ऑपरेशन ऑन अ सेट कौन कौन से होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट 10th क्लास में डिस्कशन हो गया, बाकी आपके लेवल पे 3 है, कौन कौन से, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। आप प्रीवियस क्लासेस में, पिछली क्लासेस में 7 तक इन तमाम चीजों के ऊपर सीख के आए, इनके ऊपर बहुत सी आपकी ग्रिप भी होगी। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपका क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो रिवाइंड करके देख लिया करें ताकि आपका वो तमाम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 को जब हमने डिस्कस किया तो उसके अंदर हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट्स, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को डिस्कस किया स्टूडेंट्स हमने। फिर हमने पावर सेट को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने सॉल्व किया। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जब था, राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट मैंने आपको बनाना सिखाया, प्रॉपर सबसेट बनाना सिखाया। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है कि एंड पे आपने वो सेट एज इट इज नहीं लिखना। और फिर पावर सेट जब सीखा तो पावर सेट बनाने का जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप तमाम सबसेट बनाए, जब तब कंप्लीट सबसेट बन जाएंगे तो उसके बाद फर्स्ट पे और लास्ट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट उसकी अप्लाई कर दे तो वो बन जाएगा पावर सेट। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि हमने करना है ऑपरेशंस ऑन अ सेट। सेट के ऊपर मैंने आपको बताया 4 टाइप्स के ऑपरेशंस होंगे। फर्स्ट टाइप इज यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये आप 10th क्लास में जाके सीखेंगे कि 2 सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं। उसके अलावा
मैंने कहा कि आपके लेवल के ऊपर है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑलरेडी आप 6-7 क्लास में सीख चुके हो। बहुत इजी टॉपिक होता है, ये आपको पता होगा इस बात का तो, और बहुत से स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आता भी होगा। लेकिन जाहिर बात है हमारे बुक का पार्ट है, बुक का पोर्शन है, एक यूनिट है कंप्लीट, तो हमने इसको दोबारा एक अच्छे तरीके से रिवाइज भी करना और एक इसके कॉन्सेप्ट्स और फर्दर क्लियर करने हैं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे लॉज है। सेट के ऊपर स्टूडेंट 3 टाइप्स के लॉज अप्लाई होते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखे हुए। फर्स्ट लॉ क्यूमुलेटिव लॉ, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, क्यूमुलेटिव लॉ जो है वो हमेशा 2 सेट्स के ऊपर अप्लाई होता है, हमेशा 2 सेट्स के ऊपर। और क्यूमुलेटिव लॉ है क्या? वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक A यूनियन B है तो देन वो इक्वल होना चाहिए B यूनियन A के। यहां पे जो बात आपने याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए जो क्यूमुलेटिव लॉ है वो 2 सेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, 3 सेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसका मतलब है स्टूडेंट आपके पास क्यूमुलेटिव लॉ 2 तरह के हैं। एक लॉ अप्लाई होगा यूनियन के ऊपर और एक लॉ अप्लाई होगा इंटरसेक्शन के ऊपर। हाँ जी स्टूडेंट, अगर हम देखें क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन तो यूनियन के ऊपर किस तरह अप्लाई होगा? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अब स्टूडेंट लाजमी नहीं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A हो, ये ऐसे भी हो सकता है C यूनियन D इज इक्वल टू D यूनियन C, C यूनियन G इज इक्वल टू G यूनियन C, यानी कि ये किसी भी 2 सेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है क्यूमुलेटिव लॉ। अगर देखा जाए क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, स्टूडेंट क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एप्लीकेबल होता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये भी 2 सेट के ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? यूनियन की जगह क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये है स्टूडेंट हमारे पास क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ क्या हुआ हमारे पास कि ये लॉ अप्लाई होता है 2 सेट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई से 2 सेट्स है, एनी 2 सेट यू हैव, फर्स्ट इज A एंड सेकंड इज B, देन क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ यूनियन इज A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A एंड A इंटरसेक्शन। क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट होगा हमारे पास A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। नेक्स्ट लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब जब भी स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर जब भी हम डिस्कस करते हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की, तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? वो 3 वैल्यूज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यहां पे क्या होगा? 3 सेट्स के ऊपर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होगा। एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट 3 सेट्स के ऊपर अप्लाई होगा। हम फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं, हमारे पास 3 सेट्स हैं A B एंड C, A B एंड C। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, सिर्फ क्यूमुलेटिव लॉ है जो 2 सेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और जो बाकी भी ये जो लॉज हैं ये 3 सेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, 2 सेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि एसोसिएटिव लॉ आपके पास 2 टाइप्स के आगे, एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एक हो गया आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये 2 टाइप्स के आपके पास एसोसिएटिव लॉज आ गए। इफ 3 सेट्स A B एंड C, आपके पास कोई से 3 सेट्स हो A B और C और उसके ऊपर आपने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है, तो ये क्या मतलब होगा? एसोसिएटिव लॉ कैसे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट? देखिएगा A यूनियन और B यूनियन C को आप क्या कर दें? ब्रैकेट में कर दें, और फिर इधर पहले A यूनियन B यूनियन C। इसी तरह स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा आपके पास? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, फिर पहले 2 सेट्स के दरमियान ब्रैकेट्स कर दे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दिस इज द लॉ ऑफ एसोसिएटिव ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट लॉ क्या है आपके पास? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहां पे देखिए
इस लॉ में और इस लॉ में क्या डिफरेंस है ये देखिएगा। क्यूमुलेटिव लॉ एक ही चीज थी, दोनों में यूनियन है, या यूनियन है या फिर इंटरसेक्शन है। एसोसिएटिव लॉ देखें है ये 3 सेट्स के दरमियान, यहां पे भी यूनियन, यहां पे भी यूनियन, ये भी यूनियन, ये भी यूनियन, यानी क्या यूनियन का ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है तो पूरी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर यूनियन का फंक्शन होगा। अगर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है तो पूरी स्टेटमेंट के अंदर इंटरसेक्शन का ही ऑपरेशन होगा, लेकिन साइन होगा। लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब ये भी स्टूडेंट, इसकी भी दो टाइप्स है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली ये हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आगे 2 टाइप्स है, क्या यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सिमिलरली इसी तरह जिस तरह हेडिंग बेस जो हेडिंग है वो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास असल टॉपिक है, इसके आगे 2 टाइप्स है, कौन कौन सी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ बेसिक हेडिंग है, बेसिक पॉइंट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ आगे 2 टाइप्स के आगे कौन कौन से, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह तो हेडिंग है हमारे पास, टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टूडेंट 2 टाइप्स का होता है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और ये भी मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव लॉ के अलावा चाहे एसोसिएटिव लॉ हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, ये एप्लीकेबल होता है ओनली 3 सेट्स के ऊपर, 2 सेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। 2 सेट्स के ऊपर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। जी स्टूडेंट देखते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। कि आपके पास कोई से 3 सेट्स हो ए बी सी, तो मैं इसको देखे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट अब ये देखिएगा, ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। देखे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ओवर के बाद वाला जो ऑपरेशन होगा वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर जाएगा। अब इसको आपने प्रूफ करना है किसके इक्वल, दे देखिएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बाहर निकलेगा और ए यूनियन सी। दिस इज द मेथड टू राइट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हेडिंग बेसिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसका कौन सी टाइप है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये देखिएगा ए, आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसका मतलब पहले इंटरसेक्शन आएगा फिर ब्रैकेट लगेगी और बी यूनियन सी। इसके बाद स्टूडेंट आपने इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का साइन और ए इंटरसेक्शन सी। These are 2 types of distributive law. First type is union over intersection and second is intersection over union. हाँ जी स्टूडेंट, उसके बाद आ जाता है आपके पास नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। स्टूडेंट ये सारा काम मैं आपको टाइप्स क्यों बता रहा हूं ये ध्यान में रखिए, ये सारी टाइप्स आपने आगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर इसको आपने प्रूफ करना है, इनको सॉल्व करना है। लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ जब लिखा होगा ए यूनियन बी को प्रूफ करे बी यूनियन ए के, तो आपको पता होना चाहिए ये जो प्रूफ कर रहे हैं हम ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ है इस, क्योंकि ये 2 सेट्स के दरमियान है। अगर इस तरह लिख दिया जाए कि प्रूफ करें ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, अगर इस तरह लिख दिया जाए तो ये आपके जहन में होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एसोसिएटिव लॉ है। और अगर वैल्यू इस तरह लिखा हो कि ये प्रूफ करे तो ये भी आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में या टेस्ट में फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो ये राइट डाउन द डी मॉर्गन्स लॉ।
राइट डाउन दी डी मॉर्गन्स लॉ, या ऐसे भी पूछा जाता है व्हाट आर डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है या उसकी टाइप्स बताएं। तो स्टूडेंट डी मॉर्गन्स लॉ आर टू टाइप्स, डी मॉर्गन्स लॉ आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट अगर दरमियान में यूनियन का ऑपरेशन है तो यहां पे आ जाएगा इंटरसेक्शन का ऑपरेशन। इसका सेकंड लॉ क्या बनेगा, सेकंड टाइप इसकी क्या बनेगा देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनियन की जगह आप क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन है तो स्टूडेंट यहां पे दूसरा साइन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दीज आर टू टाइप्स ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, इन दोनों को हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। ये दोनों जो सी टाइप्स हैं, ये भी और ये भी, इन दोनों को क्या कहा जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब स्टूडेंट व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। स्टूडेंट अब देखिएगा आपके लेवल पे कॉम्प्लीमेंट जो है वो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जिस ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसको सी, और स्टूडेंट इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश भी कह सकते हैं। जो डैश की रिप्रेजेंटेशन है वो भी कॉम्प्लीमेंट की ही रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे ए डैश लिख दे चाहे ए सी लिख दे, ये कॉम्प्लीमेंट के ही साइन है, बोथ साइन। हाँ जी, जिसका भी स्टूडेंट आपने कॉम्प्लीमेंट लेना आपने उसको यू में से माइनस करना, u minus a. What is a u? U is a universal set. U is a universal set कि आपने यूनिवर्सल सेट में से a सेट को जब आप माइनस करेंगे वो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट आप b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, b कॉम्प्लीमेंट, तो b कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका आप कहेंगे, सर b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मेथड है कि जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना आप उसको u में से माइनस कर दें। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी। इसी तरह अगर कहा जाए सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखिएगा स्टूडेंट u माइनस सी, u माइनस सी या सी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपसे कहा जाए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, देखिएगा कैसे फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको मैंने बताया जिसका भी कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना आपने उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, माइनस करना है। तो ये देखिएगा u माइनस ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कि आपने जिसका भी स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको u में से माइनस करना है। दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन according to your level about exercise 1.2। 1.2 के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी आपके बुक के अंदर वो सारी आपको डिलीवर की जा चुकी है। एक दफा मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे और एक दफा याद हो जाए। स्टूडेंट आपके पास 3 टाइप्स के लॉज हैं। फर्स्ट इज अ कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ और थर्ड इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ मैंने आपको बताया कि वो हमेशा 2 सेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आपके पास कोई से 2 सेट हो, फॉर एग्जांपल ए बी है, आपके पास सी डी हो सकता है, आपके पास ई एफ हो सकता है, कोई से 2 सेट के ऊपर क्यूमुलेटिव लॉ अप्लाई होता है। कीप इट इन योर माइंड। उसके बाद स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा अप्लाई होता है 3 सेट्स के ऊपर। एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है स्टूडेंट हमेशा 3 सेट्स के ऊपर। आपके पास कोई से 3 सेट्स हो ए बी सी। अब क्यूमुलेटिव लॉ किसे कहते हैं? क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ 2 टाइप्स के स्टूडेंट, क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ, इसके भी 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखिएगा अगर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो ये है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये लिखा कि यहां पे सारे यूनियन का ऑपरेशन होगा, यहां पे सारा इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होगा। यहां पे देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन
कि आपने यूनियन को अप्लाई करना है ओवर इंटरसेक्शन के ऊपर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और सेकंड टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, क्या आपने इंटरसेक्शन को अप्लाई करना है यूनियन के ऊपर। आगे बताया डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ टू टाइप्स के, इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं ये बोथ क्या कहलाते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। उसके बाद आपको मैंने बताया हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है कि जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है आप उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2। वेरी इजी क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट प्लीज इसको नोट कर ले, ये तमाम प्रॉपर्टीज को, डिमॉर्गन्स लॉ को, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सेव है, बाद में आप इसको नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2। अब यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 मेंशन है ये आपके पास, और वर्क फॉर डे 3 है, क्लास 8, और हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखें, खाली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना आपकी अचीवमेंट नहीं है। इन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना, ये है आपकी अचीवमेंट, जिसको आप कहते हो मैथ का कॉन्सेप्ट होना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहां पे लिखा हो वेरीफाई करें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये देखते साथ आपके जहन में बात आनी चाहिए कि आपको ये बात बताई गई, ये बात समझाई गई कि ये क्यूम्यूटेटिव लॉ है, ये क्यूम्यूटेटिव लॉ है, क्योंकि ये दो सेट्स के दरमियान इन दोनों को आपने इक्वल प्रूफ करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह इसका बी पार्ट देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कौन से लॉ है, क्यूम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि दो सेट्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 फ्यूशन ए सेट स्टूडेंट क्या है आपके पास, 1 2 3 एंड 10। इसी तरह बी सेट है आपके पास 7 8 9 10 11 12। 7 8 9 10 11 12। अब आपने प्रूफ करना है स्टूडेंट क्यूम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को आपने प्रूफ करना है। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट आपके पास, ए यूनियन बी। कैसे, ए सेट 1 2 3 और ये अप टू 10, यूनियन का साइन 7 8 9 10 11 12। ये स्टूडेंट ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब, यूनियन का ऑपरेशन क्या कहता है कि तमाम एलिमेंट्स को आपने, जो मेंबर ऑफ सेट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट है, इनको तमाम आपने कंबाइन करके एक एक दफा यूनियन के अंदर लिख देना है। जैसे यहां पे लिखा जाएगा, अब इसका क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4, क्योंकि ये 10 तक है तो ये 10 तक एज इट इज। ऑल तो 7 8 9 10 इधर भी है, लेकिन लिखेंगे एक ही दफा, क्योंकि जब हम ये डॉट लगाकर 10 तक शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 1 से 10 तक है, उसके बाद क्या आएगा आपके पास 11 और 12। 11 12 कहां से आ गए, यहां से, तो लिहाजा आपके पास ए यूनियन बी क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 के तमाम एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करके लिख दिया। उसके बाद है स्टूडेंट बी यूनियन ए। ये आपके पास, ये है आपके पास आ गया सॉरी स्टूडेंट ए यूनियन बी।
फिर आप लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखिएगा बी यूनियन ए। बी सेट के आपके पास 7 8 9 10 11 12 यूनियन का साइन, और ए सेट है स्टूडेंट आपके पास 1 2 3 अप टू 10। स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे, वही लिखने का तरीका कि आपने बी यूनियन ए के अंदर तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, अरेंज करके लिखना है विद असेंडिंग ऑर्डर। अब देखें ऑल द 7 8 9 10 11 12 पहले है, लेकिन आपने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखना है, तो लिहाजा हमें कहां से शुरू करना पड़ेगा 1 2 3 अप टू 10 और फिर 11 और 12। तो आपके सामने है कि प्रूव हो गया, नीचे रिजल्ट बना दें, हेंस प्रूव्ड क्या ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसके बाद स्टूडेंट इसका बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन को लेके फर्स्ट पार्ट को लेके हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं कि आपने क्यूमुलेटिव लॉ सॉल्व करना है, प्रूफ करना है ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट, इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इन्हीं दो सेट्स के लिए मैं आगे प्रूफ करता हूं। ये है आपके पास बी पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आपने प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट क्या आपके पास 1 2 3 अप टू 10, इंटरसेक्शन का साइन। बी सेट है आपके पास 7 8 9 10 11 12। जी स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का मतलब कि जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, जो दोनों सेट्स में हो, उनको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। क्या आपने फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे एलिमेंट जो बोथ सेट में एग्जिस्ट करते हो, दोनों सेट्स में हो, उनको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। देखते हैं इनमें दोनों में कौन कौन से, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ए में तो है, बी में नहीं है, तो 7 8 9 10 ये जो एलिमेंट्स है ये दोनों सेट्स में, तो लिहाजा इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 7 8 9 एंड 10। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं हम। राइट हैंड साइड क्या आपके पास बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन है। देखिएगा बी की पहली वैल्यू लिखेंगे 7 8 9 10 11 12। इंटरसेक्शन का साइन, ए की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10। हाँ जी स्टूडेंट, इसमें भी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन ए में भी कॉमन क्या आ रहा है आपके पास 7 8 9 और 10। तो आप देख लें प्रूव हो गया आपके पास क्या, हैंस प्रूव्ड क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये स्टूडेंट आपके पास है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के लिए आपने क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के स्टूडेंट आपके पास दो पार्ट है, जो वैल्यूज लिखी हुई है उसने फर्स्ट और सेकंड। उस फर्स्ट पार्ट के लिए आपने क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी प्रूफ करना है और क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूफ करना है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए भी आपने ये दोनों काम करने हैं, ए और बी पार्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों काम आपने करने हैं सेकंड पार्ट के लिए भी। ये स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में सॉल्व करने में आसानी हो। ये स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट वो आपके असाइनमेंट है,
वो आपने खुद सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर लाजमी नहीं कि आप बस काम को अपने सर से टलखा दें, अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस ना करें। वेकेशन है, छुट्टियां जी, हुकूमत की तरफ से छुट्टियां दी जा रही हैं, तो आप बिल्कुल ही बड़ी जमा होकर बैठ जाएं। नहीं स्टूडेंट, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करें एक अपना नीट रजिस्टर बनाए, एक रफ रजिस्टर और एक नीट रजिस्टर। जब यहाँ पे आपको ड्यूरिंग लेक्चर पढ़ाया जा रहा हो या बताया जा रहा हो तो आप वहां पे साथ साथ लिखते जाएं, फिर उसको तमाम को आप अपने नीट रजिस्टर पर नोट करें एज ए क्लास वर्क। जिस तरह आप होमवर्क करते हैं, क्लास वर्क का भी रजिस्टर होना चाहिए आपके पास और होमवर्क का भी। बस आपके पास फैसिलिटी ये है कि आप जब चाहें, जिस टाइम चाहे, आप ये लेक्चर को लिसन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बस ये आपके पास एक सेविंग चीज है जो कि इदारे की तरफ से आपको फराहम की जा रही है। लिहाजा आप कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें, ताकि जब आप 8th क्लास में जब बकायदा स्कूलिंग हो, बकायदा स्कूलिंग का आगाज हो, स्कूल ओपन हो, तो जब आप क्लास में आए तो आप जीरो पे ना हो, का एटलीस्ट आप लोगों के पास 60% नॉलेज होना चाहिए आपकी बुक के रिलेटेड जो आपको टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं, ताकि जब आप स्कूल में आए, क्लास में आए, तो आपको दोबारा ये चीजें रिपीट करवाई जाए और आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए। इसके लिए स्टूडेंट जाहिर बात है, मुल्क के हालात, दुनिया में तमाम लोग कोरोना से यही मुंसलिक है। मुंसलिक से मुराद ये कि तमाम लोग कोरोना से इफेक्टेड हो रहे हैं, हमें खुद भी सेफ रहना है, सब कुछ है। तो लिहाजा लेकिन अपनी स्टडी के ऊपर आपने फोकस लाजमी करना है। ये नहीं कि बस बुक्स बंद, सारा कुछ बंद, आप सिर्फ घर वालों की तसल्ली के लिए लेक्चर सुन लें, ये रॉन्ग वे। आपने प्रॉपर डेली जो डे 1, डे 2, डे 3 से जो डे वाइज आपको काम करवाया जा रहा है, आप इसी तरह एक अपना टाइम टेबल बनाएं। डेली आप उस टाइम के बैठ के मैथ का लेक्चर लें। उसके बाद रात को आधा घंटा, जिस तरह के आधे घंटे का एक लेक्चर होता है 35 to 40 मिनट का, फिर रात को भी आप 35 to 40 मिनट अपने सब्जेक्ट्स मैथ को लाजमी दें, ताकि आपकी हर चीज क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मेहनत आप लोगों ने करनी है, आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है, आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की जा सकती है, आपको मटेरियल फराहम किया जा सकता है। अल्टीमेट स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ने ही करनी है, वो आपकी जगह पे कोई नहीं कर सकता। अगर आप फर्स्ट डे से ही अपने आप को ग्रूम रखेंगे और आप ये बात अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि नहीं हमने करना है, तो इट इज बेटर फॉर यू कि आप जब आप क्लास में हो तो जीरो और ये को जी एंड ऑफ द ईयर कर लेंगे। एंड ऑफ द ईयर कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट डे से एक इसी तरह जो एक मुहावरा भी है इंग्लिश का कि स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस, के आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला फाइनली क्या हो जाता है, कामयाब हो ही जाता है। वही कामयाब होता है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ, थोड़ा थोड़ा सब्र तहम्मुल के साथ चलता जाता है और अपने मिजाज को मुस्तकिल रख के चलता है स्टूडेंट, वही कामयाब होता है। कोशिश किया करें कि जो काम आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है क्लास में, या आप इजी ना लें, इसको आप इसी तरह समझें कि यू आर इन दी क्लासरूम, आपको टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है और फिर आप उसकी बाद में भी रात को एज ए होमवर्क, जहां आप ट्यूशन सेंटर जाते हैं, आप अपने बड़े बहन भाइयों के पास या अपने पेरेंट्स के पास पढ़ते हैं, तो जो काम उस डे पे करवाया जा रहा है वो वहां पे बैठ के लाजमी याद किया करें। इससे एक तो आपके अंदर ग्रूमिंग होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे स्टूडेंट, और एक आप एक अच्छे स्टूडेंट्स होने का सबूत देंगे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वरना क्या होगा, डे बाय डे आप नालायक 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 ही होते जाएंगे और अल्टीमेट रिजल्ट आपका जीरो ही होगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिएगा ये बात अब आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट आपके पास? क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है वो आपके सामने क्लियर है कि वो है क्या कहते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एंड इसका बी पार्ट क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंशाल्लाह ताला इसको हम वर्क डे 4 के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी कि कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो यही है कि आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, व्हाट इज अ कम्यूटेटिव लॉ एंड व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ एंड व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 टाइप्स के, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ एक ही तरह के ऑपरेशन के ऊपर अप्लाई होते हैं। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 3 सेट्स के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि कम्यूटेटिव लॉ 2 सेट्स के ऊपर अप्लाई
होता है। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ तक। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट वो आपके असाइनमेंट है, सॉल्व कीजिएगा और अगर पॉसिबल हो तो आप इदारे में प्रिंसिपल साहब को अपना होमवर्क असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं ताकि हम चेक करके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको रिटर्न जब करें तो आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाए। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा और आप इस वादे के साथ कि आप मेहनत करेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, उम्मीद की जाती है। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट डे हम हाजिर होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।